विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है शिक्षा एक सामाजिक व्यवस्था, एजुकेशन एज ए सोशल सिस्टम। इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि वास्तव में सामाजिक व्यवस्था होती क्या है। व्हाट इज सोशल सिस्टम। इसको जानने के पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि सिस्टम या व्यवस्था किसे कहा जाता है। एक परिभाषा के अनुसार ऐसा कहा गया है कि व्यवस्था से तात्पर्य एक संरचना के अंतर्गत एकाधिक निर्माणक इकाइयों या तत्वों की उस निश्चित प्रतिमानात्मक संबद्धता से है जो कि एक प्रकारात्मक संबंध के आधार पर उन इकाइयों को एक सूत्र में बांधती है तथा उन्हें क्रियाशील व गतिशील करती है। सिस्टम इज दैट डेफिनेट कोरिलेशनल मॉडल ऑफ वन आर मोर कंस्ट्रक्टिव कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स आर एलिमेंट्स under a structure which kept these units or elements in systematic fashion on a functional basis and make them dynamic and functional। इस प्रकार व्यवस्था के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत एक या एक से अधिक उसकी इकाइयाँ होंगी जो आपस में इस प्रकार से मिली जुली होकर के उसके साथ बधी होंगी जो उसका एक निश्चित प्रतिमानात्मक संबंध स्थापित करती हैं, और यह जो संबंध होता है वह उनके बीच प्रकारात्मक संबंध के आधार पर उनको एक सूत्र में पिरोता है। वास्तव में जो यह इकाइयाँ होती हैं यह एक क्रियाशील और गतिशील होती हैं और वह समस्त व्यवस्था का निर्माण करती हैं। इस आधार पर अगर कहा जाए तो व्यवस्था को हम उसकी कुछ विशेषताओं के अंतर्गत निर्धारित कर सकते हैं। जैसे व्यवस्था के अनेक खंड होते हैं, यह अखंड नहीं है। अर्थात कोई भी अगर सिस्टम होगा, किसी भी प्रकार की अगर व्यवस्था होगी तो वह व्यवस्था अपने आप में अखंड नहीं होगी, उस व्यवस्था के अपने अलग कई प्रकार के खंड होंगे। अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था भी अपने आप में कोई एक अखंड व्यवस्था नहीं है। इसमें विभिन्न प्रकार की खंडात्मक व्यवस्थाएं हैं, जैसे परीक्षा व्यवस्था, एग्जामिनेशन सिस्टम जिसे आप कह सकते हैं, एकेडमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग एंड लर्निंग, को-करिकुलर एक्टिविटीज़। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो खंड होते हैं वो मिल करके ही हमारी व्यवस्था का निर्माण करते हैं। दूसरी विशेषता के रूप में अगर हम कहें तो यहाँ पर योग में नियमितता, क्रमबद्धता व संबद्धता होती है। अर्थात किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी प्रकार के खंड हैं वह किसी न किसी एक निश्चित, नियमित और क्रमबद्ध संबद्धता के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। अर्थात किसी भी व्यवस्था को हम कहीं पे भी, किसी भी व्यवस्था में हम उसके खंड को कहीं पे भी हम सम्मिलित नहीं कर सकते। जैसे यदि हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था में भी अनेक प्रकार के खंड हैं, विभिन्न प्रकार के उसकी यूनिट्स हैं, और ये यूनिट्स एक निश्चित क्रम में ही व्यवस्थित हैं। अर्थात यदि ये कहा जाए कि एग्जामिनेशन सिस्टम, हम ये कहें कि जैसे ही विद्यार्थियों का विद्यालय में या विश्वविद्यालय में प्रवेश होगा, हम प्रवेश के ठीक बाद तुरंत से ही उनकी परीक्षा ले लेंगे और उनकी परीक्षा के आधार पर हम उनके परिणाम वितरित कर देंगे। लेकिन अगर प्रवेश के तुरंत बाद से अगर परीक्षा की बात कही जाए तो यह आप भी समझ रहे होंगे कि किसी भी विश्वविद्यालय में तुरंत प्रवेश के बाद परीक्षा नहीं हो सकती जब तक कि उसका पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट न किया गया हो। जैसे अभी अगर बात किया जाए, जैसे कोविड-19 इस समय बहुत ही व्यापक रूप से हमारे भारतवर्ष में भी फैला हुआ है, और इसके आधार पर अगर अगले सत्र में ये कहा जाए कि अब भाई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी और इसमें जैसे ही लोग एडमिशन होंगे वैसे उनकी परीक्षाएं हो जाएंगी, तो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में ये खंड अगर अपने आप में अगर इस तरह की व्यवस्था करेगा तो निश्चित रूप से हमारी व्यवस्था नहीं चल पाएगी। इसीलिए किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत हम कहते हैं कि उसमें एक निश्चित नियमितता होगी। जब तक आपके कोर्सेज, आपके करिकुलम, आपका पाठ्यचर्या पूर्ण नहीं होगा तब तक परीक्षा के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से जब तक आपकी परीक्षाएं नहीं हो जाएंगी तब तक आपको मार्कशीट नहीं मिल सकती, जब तक आपको सभी मार्कशीट नहीं मिल सकती तब तक आपको कोई डिग्री नहीं मिल सकती। तो एक खंड दूसरे खंड से एक निश्चित क्रम में नियमित रूप से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। इसलिए किसी हर व्यवस्था के अंतर्गत जो खंड हैं वो खंड एक निश्चित नियमितता, क्रमबद्धता के आधार पर जुड़े होते हैं। तीसरी विशेषता रूप में अगर हम कहें तो जितने भी सामाजिक व्यवस्थाएं उसमें क्रमबद्ध संयोग या संबद्धता द्वारा निश्चित प्रतिमान का निर्माण होता है। अर्थात इसके जितने भी खंड मिलते हैं वो सारे खंड मिल करके उसका एक यूनिक स्ट्रक्चर प्रस्तुत करते हैं जिसको कि हम उसका प्रतिमान कहते हैं।
अब अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था में भी इसके विभिन्न प्रकार के खंड आपस में जुड़ करके ही शिक्षा व्यवस्था को बनाते हैं। शिक्षा व्यवस्था अपने आप में अखंड नहीं है, इसके कई प्रकार के भाग हैं, कई प्रकार के खंड हैं, और इन खंडों को मिलाकर के ही हम एक नया जो प्रतिमान प्रस्तुत होता है जिसको कि हम शिक्षा व्यवस्था कहते हैं, और शिक्षा व्यवस्था एक नया प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत होता है। चौथी विशेषता के रूप में हम इसके प्रकारात्मक संबंधों को रख सकते हैं, और उन प्रकारात्मक संबंधों का मतलब है कि फंक्शनल रिलेशनशिप, अर्थात व्यक्ति एक ही होता है लेकिन उस व्यक्ति की अपनी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे किसी विश्वविद्यालय में कोई एक प्रोफेसर या कोई एक असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई एक एसोसिएट प्रोफेसर हो सकता है वो विभागाध्यक्ष हो, तो जब वो विभाग की प्रशासनिक दायित्वों को पूर्ण कर रहा होगा तो उस स्थिति में उसका दायित्व एक प्रशासनिक अधिकारी की तरीके है और वह अपने प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा होगा। लेकिन वही विभागाध्यक्ष अगर किसी कक्षा में अगर अपनी कक्षाएं ले रहा होगा तो उस स्थिति में वह एक टीचर की भूमिका में होगा उस कक्षा के लिए। किसी दूसरी कक्षा में अगर कोई दूसरा पेपर ले रहा होगा तो वहाँ पे उसकी भूमिका बदल जाएगी। यदि वह किसी और उत्तरदायित्व, जैसे अगर वो एकेडमिक काउंसिल का मेंबर है, वो एजुकेटिव काउंसिल का मेंबर है, या विभिन्न प्रकार की कमेटियों या विभिन्न प्रकार की समितियों में यदि अपना पार्टिसिपेट करता है तो वहाँ पर भी उसकी व्यवस्था, उसकी जो प्रकारात्मक संबंध है वो अलग अलग प्रकार से है। स्टूडेंट के साथ उसका रिलेशनशिप स्टूडेंट टीचर का है। किसी भी प्रशासनिक पद पर रहते हुए अपने अधीनस्थों के साथ उसका रिलेशनशिप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तरीके है। उसके जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है उसके लिए वह एक अधीनस्थ की तरीके काम कर रहा है। तो प्रकारात्मक संबंध भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है किसी भी सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए। नेक्स्ट, अगर हम अगले विशेषता के रूप में बात करें तो सामाजिक व्यवस्था में निरंतर रूप से गतिशीलता व परिवर्तनीयता संभव होता है, अर्थात कोई भी व्यवस्था समाज की पूरी तरह से स्थिर या अपरिवर्तनशील नहीं है। हर व्यवस्था समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है और इनके बदलने के अनुसार ही जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का एक यूनिक नया फीचर हमारे सामने आता रहता है। तो इस प्रकार से हमारी हर व्यवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिन विशेषताओं को लेकर के हम आगे चलते हैं। अगर इन सारी व्यवस्थाओं के बारे में बात किया तो बहुत प्रकार के क्लासिफिकेशंस, बहुत प्रकार के समाजशास्त्रियों द्वारा दिए गए हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के जो वर्गीकरण है वो यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। एक है इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन जिसको कि मॉर्गन ने दिया था, जिसको कि हम प्रगतिवादी वर्गीकरण भी कहते हैं। दूसरा है दुर्खैम का वर्गीकरण, तीसरा है सोरोकिन का वर्गीकरण और चौथा है टालकट पार्सन्स का वर्गीकरण। अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। जो इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन मॉर्गन द्वारा दिया गया उसमें उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को 3 प्रकार से विभाजित किया है। एक है सवेगरी सोशल सिस्टम जिसे हम जंगली सामाजिक व्यवस्था के रूप में कह सकते हैं। दूसरा है बारबेरियन सोशल सिस्टम जिसे हम असभ्य सामाजिक व्यवस्था के रूप में कह सकते हैं। और तीसरा है सिविलाइज्ड सोशल सिस्टम जिसे हम सभ्य सामाजिक व्यवस्था के रूप में कहते हैं। मॉर्गन का ऐसा मानना था कि सामाजिक व्यवस्थाएं अपने आप में ऐसे ही प्रस्तुत नहीं हो गई, इनके विकास का पूरा एक क्रम है और इस क्रम को उन्होंने 3 खंडों में विभाजित किया जिसमें सवेगरी, बारबेरियन और सिविलाइज्ड उन्होंने रखा है। जंगली सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने प्राचीन कालीन सभ्यताओं को रखा, सामाजिक व्यवस्थाओं को रखा जहाँ पर मानव एक जंगली व्यवस्था के रूप में रहता था, जंगलों में रहता था और पूरी तरह से जंगलों के ऊपर ही निर्भर था अपने जीविका को चलाने के लिए या अपने दैनिक जीवन के कार्यों को चलाने के लिए। धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, जनसंख्या की वृद्धि हुई, वैसे वैसे वह सामाजिक व्यवस्था एक असभ्य सामाजिक व्यवस्था के रूप में विकसित हुई। और असभ्य सामाजिक व्यवस्था के रूप में आप जानते हैं कि जंगली व्यवस्था से थोड़ा और विकसित रूप जो था वह असभ्य सामाजिक व्यवस्था के रूप में आया। तीसरा जो उन्होंने कहा है वो सभ्य सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात कही है। और जो सभ्य सामाजिक व्यवस्था है, सभ्य सामाजिक व्यवस्था प्राचीन असभ्य सामाजिक व्यवस्था से ही उत्पन्न हुई है जिसको कि हम आज के रूप में सिविलाइज सोशल सिस्टम देखते हैं। जो आज हम विभिन्न प्रकार के देशों में विभिन्न प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं में हम देखते हैं कि हम एक सभ्य समाज के निर्माण के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार से हम मॉर्गन के क्लासिफिकेशन को 3 भागों में बांट सकते हैं, सवेगरी सोशल सिस्टम, बारबेरियन सोशल सिस्टम और सिविलाइज सोशल सिस्टम। दूसरे प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है वह दुर्खैम द्वारा दिया गया। इन्होंने सामाजिक व्यवस्था को 2 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित किया है। एक है मैकेनिकल सोशल सिस्टम जिसे उन्होंने यांत्रिक सामाजिक व्यवस्था कहा है
और दूसरा है ऑर्गेनिक सोशल सिस्टम या सवयवी सामाजिक व्यवस्था। यांत्रिक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत दुर्खिम का ऐसा मानना था कि जो प्राचीन व्यवस्थाएं थीं वह एक यांत्रिक सामाजिक व्यवस्था के रूप में थी। वहाँ पर सारा कुछ एक मशीन, एक यंत्र के तरीके संचालित होता था। जो मनुष्य था वो किसी प्रकार का अपना दिमाग या अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करता था। जैसे तमाम तरह के जो राजाओं के जो सोशल सिस्टम हुआ करते थे, राजाओं के द्वारा कह दिया गया बात ही सही हो जाया करता था, और व्यक्ति जो होता था, जो नागरिक होता था, वो उनकी बातों को यथानुसार यंत्र की तरीके मानते हुए चले जाते थे। दूसरे प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को दुर्खिम ने कहा है, जिसको उन्होंने ऑर्गेनिक सोशल सिस्टम कहा, जो सावयवी सामाजिक व्यवस्था थी। और सामाजिक इस प्रकार की सावयवी सामाजिक व्यवस्था में जैसे हमारा शरीर है, इसके अनेक अलग अलग भाग हैं और हर भागों का अपना अलग अलग कार्य है, उसी प्रकार से सामाजिक व्यवस्था में भी उन्होंने कहा कि यह समाज भी एक सावयव के तरीके है। इट इज़ जस्ट लाइक अ ऑर्गेनिज्म। और जिस प्रकार से किसी सावयव का विकास होता है, वैसे ही हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं का विकास होता चला जाता है, और इसके अलग अलग भाग जो हैं अपने अलग अलग कामों को करते हैं। इसके आधार पर वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, जाति व्यवस्था, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे समाज में आईं और धीरे धीरे वो परिणित होकर के अनेक विकसित रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई हैं। तीसरे प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को सोरोकिन ने क्लासिफाई किया है। उन्होंने भी अपनी सामाजिक व्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जो सोरोकिन की क्लासिफिकेशन है, वह सोरोकिन की क्लासिफिकेशन एक सामाजिक व्यवस्था न होकर के एक सांस्कृतिक व्यवस्था को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इन्होंने अपने सांस्कृतिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया। सेंसेट सोशल सिस्टम, जिसे आप चेतनात्मक सामाजिक व्यवस्था कह सकते हैं, आइडिएशनल सोशल सिस्टम, जिसे आप भावनात्मक सामाजिक व्यवस्था कह सकते हैं, और तीसरा आइडियलिस्टिक सोशल सिस्टम, जिसे आप आदर्श सामाजिक व्यवस्था के रूप में कह सकते हैं। तो सोरोकिन ने 3 प्रकार की चेतनात्मक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने विज्ञान, कला, दर्शन, राजनीति, धर्म इत्यादि का उपयोग करके जो व्यवस्थाएं बनती हैं उनको सामाजिक व्यवस्था कही है। और आइडियलिस्टिक सोशल सिस्टम के अंदर उन्होंने भावनात्मक सामाजिक व्यवस्था को रखा है, जहाँ पे उन्होंने आध्यात्मिक आधार, आत्मा, ईश्वर, समस्त क्रियाएं ईश्वरीय महिमा के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। और जो तीसरा उन्होंने आइडियलिस्टिक सोशल सिस्टम की बात कही, जो आदर्शात्मक सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात कही है, उनका ऐसा मानना था कि न तो कोई सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से सेंसेट सोशल सिस्टम हो सकता है, चेतनात्मक सामाजिक व्यवस्था होती है, ना ही कोई सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से भावनात्मक सामाजिक व्यवस्था या आइडियलिस्टिक सोशल सिस्टम हो सकता है। इन दोनों का मिला जुला रूप ही, जहाँ पर विज्ञान, कला, दर्शन, राजनीति, धन, व्यावहारिक उपयोग भी हो, और आध्यात्मिक आधार पर वहाँ के जो लोग हैं वो आत्मा, ईश्वर एवं समस्त ईश्वरीय क्रियाओं की महिमा के ऊपर भी विश्वास करते हो। इन दोनों का मिला जुला जो रूप उन्होंने प्रस्तुत किया, उसको उन्होंने आदर्शात्मक सामाजिक व्यवस्था या आइडियलिस्टिक सोशल सिस्टम के रूप में रखा है।